हमारी जो अगली ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में एक पॉइंट है कि ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। तो सबसे छोटी ऑर्गेनल हमारी कौन सी होगी? सबसे छोटी ऑर्गेनल हमारी राइबोसोम होती है। अब न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? सो न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन as early as 1831। सो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर्स में भी ये मेंशन किया गया है कि रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन ईयर 1831। अब लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस वाज स्टेन्ड बाय। अब कौन सी डाई से किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बेसिक डाई थी, एसिडिक थी, एल्कलाइन थी, कैसी डाई थी? सो इट वाज स्टेन्ड बाय अ बेसिक डाई। और इसको क्रोमैटिन नाम किसने दिया? क्रोमैटिन नाम इसको फ्लेमिंग ने दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी बच्चे इसे मिस भी कर देते हैं। अब अगली बात हमें बताई गई है कि जो हमारा इंटरफेस न्यूक्लियस है। अब इंटरफेस न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? सो जैसे हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें हम काफ़ी सारी फेसेस पढ़ेंगे। उन्हीं में से एक फेस है हमारी इंटरफेस। सो इंटरफेस का मतलब है कि जब हमारा सेल डिवीजन के लिए रेडी नहीं है, मतलब वो डिवाइड नहीं कर रहा, तो उस स्टेज को हम कहेंगे इंटरफेस। सो इसमें कहा गया है कि द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन fibers called chromatin। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाईली एक्सटेंडेड है। हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो प्रेजेंट तब होता है जब हमारा सेल डिवाइड कर रहा हो। जब हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो वो एज अ फाइबर पड़ा होता है, मतलब कि ऐसे ऐसे कुछ भी फाइबर की फॉर्म में पड़ा होता है। और वो क्रोमोसोम तभी बनता है जब हमारा सेल डिवाइड हो रहा हो। तो इस पॉइंट में वो हमें यही बताना चाह रहा है। उसके बाद क्रोमैट हमने पढ़ लिया कि इट हैज़ अ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। उसके बाद न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड द न्यूक्लियोलाई। हमें इस पैराग्राफ में वो बता रहा है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमें बहुत सारे न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स मिल जाएंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म उसे कह सकते हो, और हमें न्यूक्लियोलाई भी मिल जाएगा। उसके आगे हमें वो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट न्यूक्लियर एनवलप, जो हमारी न्यूक्लियर की एनवलप है वो भी दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स हैं, मतलब कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिनके बीच की स्पेस है 10 to 15 नैनोमीटर्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये याद होना चाहिए कि दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच की स्पेस कितनी है। सो इट इज़ 10 to 15 नैनोमीटर्स। और इसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मतलब कि दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये एक बैरियर फॉर्म करती है between the materials present inside the nucleus and that of the साइटोप्लाज्म। एक तरह से आप कह सकते हो ये न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म को डिफरेंट डिफरेंट रखती है कि उनको मिक्सअप नहीं होने देती। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो रिमेन्स कॉन्टिन्यूसली विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें ये सेम लाइन भी आई थी, तो मतलब ये दोबारा से रिपीट हो रही है। ऑल्सो बीएस राइबोसोम इन इट, मतलब कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, मतलब कि जो हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है वो कुछ कुछ जगह पे उसमें पोर्स प्रेजेंट होंगे। अब इन पोर्स का फंक्शन क्या है ये पहले हम पढ़ते हैं कि पोर्स बनते कैसे हैं। सो इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स, मतलब कि वो दोनों मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से जुड़ेंगी कि उनमें एक जगह खाली रह जाए या एक चैनल बन जाए। अब इनका फंक्शन क्या है? जो न्यूक्लियर पोर है वो एज अ पैसेज काम करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन बोथ द डायरेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है कि आरएनए और प्रोटीन की मूवमेंट दोनों डायरेक्शंस में होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब नॉर्मली हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, ज़्यादातर सेल्स में वन न्यूक्लियस होता है पर सेल, पर वेरिएशंस भी हो सकते हैं।
कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा हो जाए, मतलब एक ना हो, 2, 3, 4 बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप होमवर्क की तरह ले सकते हो और कमेंट्स में भी बता सकते हो कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जहाँ कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस लैक भी हो सकते हैं, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स। अब इरिथ्रोसाइट्स हमें एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा इसके साथ, मैच्योर सेल्स। मतलब कि मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर इरिथ्रोसाइट में नहीं होता न्यूक्लियस ऑफ मेनी मैमल्स। सेकंड हमें एग्जांपल दी हुई है सीव ट्यूब सेल्स ऑफ द वैस्कुलर प्लांट्स, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता इन द मैच्योर स्टेट। उसके बाद द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं, ये इनमें न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन हमने पढ़ा था कि लूज न्यूक्लियर प्रोटीन के फाइबर्स को हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब न्यूक्लियोलाई का है, न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब ये स्फेरिकल होंगे शेप में, विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो हमारा न्यूक्लियोलस का कंटेंट है, ये क्यों कॉन्टिन्यूस क्यों है हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म से। तो ये एक क्वेश्चन की तरह आपको आ सकता है कि हमारा जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कॉन्टिन्यूस कैसे है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसलिए इसका कंटेंट रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म से कॉन्टिन्यूस होता है। तो इससे असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। तो न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या है? इट इज़ अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। मतलब कि जो हमारे राइबोसोम बनते हैं वो हमारे न्यूक्लियोलाई में ही बनते हैं। अब जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस, जहाँ पे जिस सेल में ज़्यादा होगी उसमें आरएनए भी ज़्यादा बनेंगे। अगर आरएनए ज़्यादा बनेंगे मतलब कि उसमें न्यूक्लियोलाई भी ज़्यादा होंगे। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में हम अगले पेज से शुरू करेंगे।